गुड मॉर्निंग। ये आज वेंसडे है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए। ठीक है, क्लास नाइन्थ में इससे पहले वाले दिन में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था। और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो मैंने करंट का बेसिक मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं, चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे। करंट का बेसिक मतलब क्या होता है ये मैंने समझाया नहीं था, बस मैंने एक डेफिनेशन बता दिया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। तो आज क्या करते हैं, बेसिक मतलब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शेयर स्क्रीन, ओपन बोर्ड, शेयर। अब अगर यहाँ पर मैं स्टार्ट करूं तो देखो, मान लो मेरे पास एक ऐसा एरिया है। मेरे पास क्या है, एक ऐसा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसमें से चार्जेस पार हो रहे हैं, इस तरह से चार्जेस मूव करके एरिया को मूव करके बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अब करंट का मतलब क्या हो गया ना, करंट का मतलब होता है, करंट का जो हमने डेफिनेशन लिखा था, आई इक्वल्स टू आई लिखा था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस, डेल्टा क्यू का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, और डेल्टा टी का मतलब है टाइम। जिस टाइम पर चार्ज मूव कर रहा है उसे टाइम बोल रहे हैं। अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया में से मान लेते हैं कि इस एरिया में से 1000 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके बाहर चले गए इन 1 सेकेंड। अगर हम ऐसा बोले कि ये जो एरिया था, इस एरिया में से 1000 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके बाहर चले गए इन 1 सेकेंड, तो अपने को करंट फाइंड आउट करना है। अब करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, करंट आई का बेसिक डेफिनेशन क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, 1000 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का है। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का है। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा, हम डेल्टा क्यू को जनरली क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू को हम ऐसा लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, 1000 इलेक्ट्रॉन्स अगर पास किए थे तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। ठीक है, डेल्टा क्यू का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। अब एक बार मुझे डेल्टा क्यू का वैल्यू मिल गया, और ये जो चार्ज है वो कितने टाइम पर पास हुआ था, 1 सेकेंड में पास हुआ ना। तो आई का वैल्यू कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलम, और टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड में इतने चार्ज फ्लो किए थे। तो करंट जो होगा ना, करंट जो होगा वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 एम्पियर। अब अगर आप देखोगे तो ये करंट जो है बहुत छोटा वैल्यू आया है, 10⁻⁻16 बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो करंट का वैल्यू जो यहाँ पर आ रहा है बहुत छोटा सा वैल्यू आया क्या, इसका मतलब अगर 1 एम्पियर का करंट, अब देखो 10⁻⁻16 ये बहुत ही छोटा वैल्यू है। मान लो मेरे को 1 एम्पियर का करंट चाहिए तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कराना पड़ेगा क्या। तो हम क्या करते हैं ना, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर लेना। अच्छा, मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि सर आप लेक्चर का टाइम बढ़ा दो। नहीं, देखो लेक्चर में ना जो कंटेंट पहले जो 1-1.5 घंटे में दिया जाता था वो अभी आधे घंटे में या 45 मिनट्स में कवर अप हो जाता है। आधे घंटे 35 मिनट्स में कवर अप हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ पढ़ाता जाता हूँ, कोई आपको नोट करने का टाइम नहीं लगता, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टाइम नहीं लगता। बात समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट में क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will pass, what many number of electron will pass through an area in 1 second, in order to have, in order
to have the value of current, in order to have the value of current 1 एम्पेयर, अगर 1 एम्पेयर का करंट चाहिए तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक गिवन एरिया से पास करने चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम बेसिक डेफिनेशन से जाते हैं। करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है? आई का वैल्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू कितना रखना है? 1 एम्पेयर का करंट बोला गया तो 1 रख दिया मैंने। डेल्टा क्यू हमें नहीं पता है, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ये हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है वो पता है, लेकिन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए ये मेरे को नहीं पता। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास होंगे दैट विल बी स्मॉल है। आप ये नोट करके लिख लेना कि लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पास थ्रू द एरिया इज स्मॉल है। तो अगर स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो n इंटू ई माइनस, n इंटू ई माइनस जो होगा वो डेल्टा क्यू के प्लेस में लिख सकते हैं। अच्छा, टाइम कितना बोल रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में 1 सेकेंड्स का टाइम बोल रहे हैं क्या? अब अगर ये 1 को इधर भेज दिया जाए तो 1 इंटू 1 1 हो गया। 1 इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, अब अगर मेरे को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये सब कूलम वूलम हट जाएगा, ये यूनिट में कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मेरे को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं n को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब ये नंबर है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। n इक्वल्स टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 16। ये 1.6 को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर, डेसिमल को हटा दिया तो 10 डिवाइडेड बाई 16 हो गया। ये 10 टू पावर माइनस 19 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, न्यूमरेटर में ले जाऊं, तो इसको मैं 10 टू पावर प्लस 19 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। अच्छा, अब मैं थोड़ा स्पेस खाली करूंगा, आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो मेरे पास n कुछ ऐसा आ रहा है, 10 इंटू 10 टू पावर 19 डिवाइडेड बाई 16। अच्छा, ये 10 टू पावर 19 इसका मतलब क्या है? 10 टू पावर 19 अगर मैं इसका मतलब बताऊं, इसका मतलब 10 इज बीइंग मल्टीप्लाइड 19 टाइम्स। 10 जो है वो 10 बार मल्टीप्लाई, वो 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब 10 टू पावर 19 है क्या? तो मैं इसमें से ना एक 10 बाहर निकाल के ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो 19 टेंस थे ना यहाँ पर, उसमें से एक 10 बाहर निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 इंटू 10 100 आ गया। 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू पावर 18, इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब 16 और 100 को जब आप डिवाइड करोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। अब बोलोगे सर का कैलकुलेशन तो बहुत अच्छा है, सर ने तुरंत में ऐसा कैलकुलेशन कर दिया। ये सब चीजें याद हो गई है पढ़ाते पढ़ाते, ये तुरंत मैंने नहीं किया है, ये सारी चीजें याद हो गई है कैलकुलेशन। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है? 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है कि अगर 1 एम्पियर का करंट चाहिए एक गिवन एरिया में से, 1 एम्पियर का करंट चाहिए, तो उस गिवन एरिया में से, उस गिवन एरिया में एक सेकंड में 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मूव करने चाहिए। अब ये बहुत बड़ा नंबर है। कैसे? 6.25 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते, मान लो अगर 100 से मल्टीप्लाई करते ना तो 625 होता। 6.25 को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 मल्टीप्लाइड बाई 18 टाइम्स, तो बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है क्या? तो इतना नंबर ऑफ चार्जेस जब पास करता है तब जाके 1 एम्पियर का करंट मिलता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, अगर कोई मेरे से पूछेगा डिफाइन 1 एम्पियर, अगर कोई मेरे से पूछेगा डिफाइन 1 एम्पियर, ये पूछते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। अब हमने क्या देखा था? करंट का बेसिक डेफिनेशन है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, अगर डेल्टा क्यू का वैल्यू हो जाए 1 कूलम का, 1 कूलम, अब ये 1 कूलम बहुत बड़ा यूनिट है। 1 कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट, वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। डेल्टा क्यू का वैल्यू अगर मैं 1 कूलम रख दूं और डेल्टा टी को अगर मैं 1 सेकेंड रख दूं, तो मेरे पास जो करंट आएगा वो कैसा आ जाएगा? 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। अभी कूलम पर सेकेंड को ही तो प्यार से 1 एम्पियर बोले थे ना। इसका मतलब क्या होगा? व्हेन
through a given area, when through a given area 1 coulomb of charge passes it, 1 coulomb of charge passes it in 1 second, then the current through the area, the current through the area is 1 ampere. आप या तो ये डेफिनेशन याद रख लो या आप ना एक और तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो। और क्या तरीका हो सकता है, 1 कूलम का चार्ज, अब 1 कूलम का चार्ज के लिए अगर कभी भी आपको 1 कूलम का चार्ज चाहिए ना, इसका मतलब आपके पास 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 सॉरी प्लस 18, अभी हमने कैलकुलेट किया था 6.25 इंटू 10 टू पावर प्लस 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज, और इतने ही नंबर 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप ना डेफिनेशन को ऐसा भी लिख सकते हो, करंट थ्रू एन एरिया इज 1 एम्पियर। आप डेफिनेशन को ऐसा लिख लो, करंट through an area, current through an area is 1 ampere if 6.25 into 10 to power 18 electrons will pass the area, will pass the area in 1 second। एक सेकंड में अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर पाएंगे, एक सेकंड में अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर पाएंगे तो करंट का वैल्यू हो जाएगा 1 एम्पियर का। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 एम्पियर का मतलब क्या है। अब मान लो ना क्वेश्चन कभी ऐसा ऐसा भी बोलते हैं, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बस ना वो छोटे छोटे फॉर्मूलाज में घुमाते रहेंगे। क्वेश्चन ऐसा बोलेंगे, इफ करंट थ्रू एन एरिया, if current through an area in 10 minutes is 5 ampere, then find the amount of charge, find the number of, लिख लेते हैं, find the number of electrons that will pass through the area। करंट अगर मैं बोलूं कि करंट थ्रू एन एरिया अगर 10 मिनट में 5 एम्पेयर का है, अगर कोई ऐसा बोला जा रहा है कि करंट का वैल्यू कितना है 5 एम्पेयर, और कितने टाइम में 10 मिनट में इतना करंट अगर पास किया है, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पास। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, करंट का जो बेसिक फॉर्मूला है I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये करंट का बेसिक फॉर्मूला है। अब मेरे को ना चार्ज यहां से मिल सकता है, कैसे, मैं डेल्टा क्यू को I टाइम्स ऑफ डेल्टा टी लिख सकता हूं क्या। अब क्वेश्चन में करंट का वैल्यू कितना गिवन है, क्वेश्चन में जो करंट है उसका वैल्यू है 5, और डेल्टा टी ये 10 मिनट्स को ना एसआई स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 मिनट्स को जब आप एसआई स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 60, ये डेल्टा क्यू का वैल्यू आ गया क्या, हमारे पास डेल्टा क्यू का वैल्यू ऐसा आ गया 5 इंटू 10 इंटू 60। आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको डेल्टा क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मेरे पास से ना डेल्टा क्यू नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। तो ये जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू को n इंटू ई माइनस लिख सकते हैं ना। जब भी चार्ज का वैल्यू पूछा जाए ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देना। अब हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में क्यों बात करते हैं,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन्स जो है वो तो फिक्स्ड होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, वो मूव नहीं कर पाते, इसलिए हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म से बात करेंगे। तो डेल्टा क्यू के प्लेस में रख दिया हमने 5 इंटू 10 इंटू 60 इक्वल्स टू n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले अगर, तो n का वैल्यू आ जाएगा 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर प्लस में 18। लिख सकते हैं ना ऐसा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई किया हमने, इस तरह से लिख दिया। अब देखो 1.6 मेरे को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैं 1.6 को ऊपर अगर ये ऐसा भेज दूं, 50 को ना ऐसा लिख दे रहा है, या 1.6 का 10 भी ऊपर जाएगा तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, ये 1.6 का डेसिमल जब मैंने हटाया तो 10 ऊपर चला गया और एक जीरो पहले से था, तो 5 इंटू 100 इंटू 60 इंटू 10 टू पावर 19 डिवाइडेड बाई 16, ये 16 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.25। अभी हमने डिवाइड किया था ये 6.25। अब ये 6.25, अभी भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 6.25 इंटू 5, 6.25 इंटू 5 इंटू 60, आप ये सॉल्व करना, मैं सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर ने सॉल्व नहीं किया। आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 625, और ये ऐसा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 625 इंटू 3, ये 300 हो जाता तो मैंने इसको 3 लिखा सर, ये सॉल्व करना आपसे हो जाएगा। 5 ये 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज 6, ये 7 हो जाएगा, 6 इंटू 3 इज 18। तो ये n का वैल्यू आ रहा है 1875 इंटू 10 टू पावर 19। इसको लिखने का तरीका कैसे, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर डेसिमल यहाँ पे पुट करोगे ना तो ये हो जाएगा सीधा पावर में 1 2 3, 3 पावर इसमें ऐड कर देना, मतलब ये जो मैंने टर्म लिखा है मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये सब आपने शायद मैथ्स में सीखा है, नहीं सीखा है तो आगे कभी सीख जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है इन सब चीजों का। n का वैल्यू है 1.875 इंटू 10 टू पावर 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स 10 मिनट में पास किए होंगे तब जाके करंट का वैल्यू कितना आया है, 5 एम्पीयर का आया। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो अपने को सॉल्व करने होते हैं करंट और चार्ज के फॉर्मूला पे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं ना, कंडक्टर के अंदर क्या चलता है उसके बारे में बात करते हैं। मतलब बेसिकली हम क्या करने वाले, ओम्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, इसमें ओम्स लॉ से स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, ये सब बताते हैं। तो मैं भी बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, या उससे पहले ना ओम्स लॉ से ही स्टार्ट करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। पहले ओम्स लॉ बता देंगे तो वो आपको शायद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ओम्स लॉ, मान लीजिए एक कंडक्टर है, एक सिलिंड्रिकल शेप का कंडक्टर है हमारे पास। अच्छा, ये जो कंडक्टर है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं, तो बोलोगे सर कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, कंडक्टर है तो। कंडक्टर जैसे मेटल्स, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, तो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेशनरी बैठा है क्या, नहीं स्टेशनरी नहीं बैठा सर, ये रैपिडली मूव कर रहा होगा क्या, ये हैप्पीजेडली कहीं पे भी ऐसे 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 कहीं पे मूव कर रहा है। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर को मूव करके, अभी ऐसा यहाँ पे मूव कर रहा था, कुछ समय के बाद देखा तो इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर आ गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने कंडक्टर को छोड़ के बाहर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम के वापस वहीं पर आ जाएगा क्या, जहां से उसने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रॉन जहां से स्टार्ट करेगा वापस से घूम के वहीं पर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर कहीं गया नहीं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन कहीं गया नहीं, अब कहीं गया नहीं इसका सेंस क्या है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर भागे ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर भी भागे होंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर भागे, 10 इलेक्ट्रॉन इधर भागे, तो नेट चार्ज का मोशन कितना हुआ, नेट चार्ज का मोशन क्या हो गया, जीरो हो गया ना, कोई तो चार्ज का मोशन हुआ नहीं। जितने इलेक्ट्रॉन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागे उतने इलेक्ट्रॉन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी भाग रहे हैं। अब अगर
10 इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहे हैं, नेट इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ नहीं। इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हुआ मतलब जो नेट चार्ज का फ्लो होना चाहिए था उसका वैल्यू जीरो हुआ क्या। अब नेट चार्ज का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जैसे ही नेट चार्ज का वैल्यू जीरो हो गया, ये जो एक्सप्रेशन था करंट इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, अगर मैं बोल दूं कि न्यूमरेटर का वैल्यू जीरो है तो करंट भी जीरो हो जाएगा क्या, टाइम कुछ भी रख दो, अगर न्यूमरेटर जीरो है तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक कंडक्टर ऐसे ही रखा हुआ है, अब तुम खुद से सोचो ना, घर में जब वायर्स रखे होते हैं, वायर मतलब कंडक्टर, वो वायर अगर तुम नेकेड वायर भी अगर तुम टच करोगे, अगर वो सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होता है, वो अगर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहां से नहीं कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड से नहीं कनेक्टेड है, तो वो टच करने पे करंट फील होता है क्या, नहीं। कब फील होगा, ऐसा करना मत, ठीक है। कब फील होगा, जब तुमने क्या किया, तार के दोनों वायर्स को प्लग में लगा दिया और दूसरे वाले एंड को क्या कर रहे, पकड़ के मस्ती से खेल रहे, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो अलग हुआ हमारे साथ। ऐसा मत करना, वो डेंजरस हो सकता है लाइफ के लिए। तो आई का वैल्यू जो है इस कंडक्टर में जीरो हो रहा है। अब जीरो क्यों हो रहा है सर, तो जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई चार्ज का फ्लो हो नहीं रहा है। अच्छा, क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। ये जो कंडक्टर था ना, इस कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, और ये बैटरी का पोटेंशियल कितना है, वी। अब बैटरी का पोटेंशियल क्या है, वी। अब ये पहले आपको समझाना पड़ेगा कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल क्या होता है ये समझाने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ेगा। ओम्स लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। आ, 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 आ। अच्छा चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे पहले बात करते हैं। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड बता देते हैं, फिर आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमने आपको बताया था जैसे चार्जेस में क्या होता है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू का, और एक और पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल क्यू का। ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में रिपल्शन होता है क्या, ये प्लस क्यू वाला जो चार्ज है, ये प्लस क्यू, ये कैपिटल क्यू वाला जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू वाले चार्ज को इधर धक्का देगा, और स्मॉल क्यू वाला जो चार्ज है वो प्लस क्यू वाले चार्ज को इधर धक्का देगा। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। अब अगर दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं मतलब दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब इमेजिन करो कि ना ये दोनों चार्जेस को मैंने बहुत दूर रख दिया है, ये जो दोनों चार्जेस अभी तो पास पास रखे थे तो दोनों पे क्या हो रहा था, फोर्स दिख रहा था। आप इमेजिन करो कि ये दोनों चार्जेस है, इनको मैंने बहुत दूर रखा है। बहुत दूर का मतलब है एक को मैंने रख दिया इंडिया में और एक को मैंने रख दिया अफ्रीका में, एक को मैंने रख दिया इंडिया में और एक को मैंने रख दिया अफ्रीका में, इतनी दूर रख दिया। या ऐसा समझो कि अभी मैं अपने होम टाउन आया हूँ, मैंने एक एक चार्ज आप अपने वहां पे महाराष्ट्र में रखा हुआ है और एक चार्ज मैंने अपने होम टाउन रांची में रखा है। अब एक चार्ज वहां पर एक चार्ज यहाँ पर, दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या, बोलोगे नहीं सर, इतनी दूरी में रखा है, इतना दूर दूर रखा है, कैसे अट्रैक्शन होगा सर, या कैसे रिपल्शन कोई होगा, कोई फोर्स नहीं होगा सर। इसका मतलब ये है कि जब दो चार्जेस पास पास रखे होंगे तभी उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है। तो पास पास रखे चार्जेस में ऐसा क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आना स्टार्ट होता है, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो क्या होता है ना कि जैसे कोई क्रिमिनल है या कोई लोकल लीडर है, जैसे वहां पे मैं जब था तो रवि राणा, मैं जब महाराष्ट्र अमरावती में था तो मेरे को लोग बोलते थे कि रवि राणा एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। अब रवि राणा जो है वो तुम्हारे अमरावती रीजन में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ रांची में, अगर मैं बोलूँ मैं अपने स्टेट में आ गया रांची में और मैं बोल रहा हूँ कि मैं रवि राणा को जानता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या। रवि राणा नो डाउट वेरी पावरफुल इंसान है, लेकिन वो जो पावरफुल इंसान है उस पावरफुल इंसान का एक लिमिटेशन है क्या, एक बाउंड्री है क्या। वो अमरावती रीजन में, मान लो ये अमरावती रीजन होता तो अमरावती रीजन में रवि राणा को ऑलमोस्ट एवरीवन इज नोइंग, हर कोई जान रहे हैं उसको, ठीक है। या वो मेरे घर के पास में रहती है, उनका नाम क्या है मोहतरमा का, अरे वो लेडी का नाम क्या है यार, तिरसा की जो विधायक है शायद, उफ नाम भूल गया मैं। अरे सीरियसली यार नाम भूल गया, क्या नाम है उनका,
यशोमती ठाकुर, यशोमती ठाकुर, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती ठाकुर। अब ये जो यशोमती ठाकुर है उसका इन्फ्लुएंस तिरसा रीजन में या अमरावती रीजन में अच्छा खासा है, उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो अमरावती रीजन में अच्छा खासा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं यशोमती, अभी यहाँ पे अगर मैं अपने घर वालों को बोलूं कि मैं यशोमती ठाकुर के घर के आसपास रहता हूँ, तो बोले कौन यशोमती ठाकुर, किसके पास रहते हो, तो कोई वेटेज तो नहीं बनाना, ठीक है। लेकिन अमरावती में अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं कि यशोमती ठाकुर के घर के पास रहता हूँ, तो बोलेंगे अरे वाह यशोमती ठाकुर के घर के पास रहता है, सीरियसली। इसका तो उसी तरह चार्जेस का भी क्या होता है ना, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज का एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जैसे वो जो लीडर्स थे उनका था ना, उसी तरह ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो भी अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है। या ऐसा समझ लो चार्ज के आसपास का जो रीजन है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या बोलते हैं, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, या ऐसा लिख लो, द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन अगर कोई मुझसे पूछे, मतलब आपसे भी अगर कोई पूछे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, तो बोल देना द रीजन और स्पेस, द रीजन और स्पेस around a charge, around a charge where another charge, where another charge can experience, another charge can experience a force, ठीक है। द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स, मतलब एक चार्ज के आसपास का रीजन जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि मान लो ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है और ये इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब अगर मैंने स्मॉल क्यू के चार्ज को इसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर रखा है, तो दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन हो पाएगा क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होता है, जब नेगेटिव चार्ज होगा। ऑपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, और सेम नेचर के चार्जेस जब होते हैं तो रिपल्शन होता है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज इसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर रखा है, तो कोई अट्रैक्शन फोर्स है, कोई रिपल्शन फोर्स हो पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब जब भी मेरे को दो चार्जेस के बीच का फोर्स जानना है, तो जैसे प्लस क्यू चार्ज और इस स्मॉल क्यू चार्ज के बीच का फोर्स अगर जानना है, तो स्मॉल क्यू चार्ज को इसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर लाके रखना पड़ेगा ना, तभी ये इसको दूर भगा सकता है। उसी तरह ये माइनस क्यू चार्ज को इसके अंदर लाके रखना पड़ेगा, तभी ये इस पे फोर्स लगा सकता है। तो हमने वही लिखा है डेफिनेशन में, रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। इस रीजन और स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहां पर मैं एक वर्ड डिफाइन करूंगा, पोटेंशियल। ध्यान से समझना है जो अब मैं बोलूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिफाइन कर दिया, एक वर्ड डिफाइन करना है, पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल का डेफिनेशन थोड़ा मुश्किल है, पोटेंशियल का डेफिनेशन थोड़ा मुश्किल है, वर्क डन समझाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन आज नहीं बताते हैं, इतना ही रहने देते हैं आज। इलेक्ट्रिक फील्ड तक लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज के आसपास का रीजन जहां पर दूसरा चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल भी बता सकता है, डेफिनेशन बताने कोई सेंस नहीं बनेगा। अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो वर्क डन से समझाऊंगा तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं आज।